नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में मतगणना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आपको बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया है। आपको बता दें कि मतदान कर्मियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और लगभग 1:30 से 2 बजे तक प्रक्रिया संपन्न होगी। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन की जो मतदान के पश्चात मतगणना की तिथि जो है 23 तारीख निर्धारित है। उसके लिए सभी जो मतगणना कार्मिक है उनका तैनाती का कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है। उसके उपरांत जो भी वहाँ पर मतगणना के लिए टेबल की आवश्यकता होती है उसकी संख्या निर्धारित किया गया है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहाँ पर 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहाँ पर तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो ARO नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पर जो भी हमारे CRPF और जो CPMF होती है उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है और 3 घेरों में वहाँ की सुरक्षा को तय किया गया है। सबसे अंदरूनी घेरा में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसको तैनात किया गया है। मिडिल कॉर्डन में जो है जो आम पुलिस होती है उसको तैनात किया गया है और आउटर घेरे में पुलिस को तैनात किया गया है। उसके जो भी आउटर लेयर होगा उसके अंदर कोई भी व्यक्ति विदाउट अपना आई कार्ड या ड्यूटी पास के बिना एंट्री नहीं कर सकते हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी या फिर जो भी उनके काउंटिंग एजेंट्स वो अपना वहाँ पे अनुमति जिन्होंने प्राप्त किया होगा सही प्रारूप पर उनको वहाँ पर प्रवेश की अनुमति होगी, वो सभी जाँच वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी वहाँ पे बिजली और पानी की व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पे कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए व्यवस्था रखी गई है। कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्र के अंदर जो है मोबाइल फोन्स नहीं लेकर जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाएंगे, तो उसको जमा करने के लिए भी वहाँ पर पर्याप्त कक्ष तैयार किया गया है और सभी जानकारी को जो है वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया गया है। मतगणना के लिए पूर्ण तैयारी हमारी ओर से संपन्न हो चुकी है। मुझे पूरा उम्मीद है कि कल मतगणना जो है समय से प्रारंभ हो जाएगी 8 बजे से और मेरे ख्याल से दोपहर 2 या 3 बजे तक हमारा रिजल्ट आ सकता है। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में भाजपा लगातार केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों के भरोसे अपनी जीत की उम्मीद कर रहा है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की तरफ से केदारनाथ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों को बेहतर करने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां के प्राचीन मंदिर के सौंदर्यीकरण पर भी लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इन्हीं कार्यों का परिणाम इस उपचुनाव में सामने आएगा। नहीं, वहां पर देखिए मुख्यमंत्री जी ने, मैं देख रहा था कि तमाम कार्य वहां पर किए हैं, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, सड़कों का होगा या शिक्षा की दृष्टि होगा या वहां पर जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनके उद्धार के लिए, उनके सौंदर्यीकरण की दृष्टि से लगभग मुझे लगता है कि ये सारे कार्य लगभग 600 करोड़ उन पर खर्चा आएगा और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ की जनता को आश्वस्त किया है कि ये काम हम लोग करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के जो कार्य हैं उसका परिणाम इस चुनाव में सामने आ जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। बद्रीनाथ और मंगलोर चुनाव में कांग्रेस की जीत की अलग कारण थे, लेकिन केदारनाथ में सरकार के प्रति मतदाताओं में जबरदस्त आक्रोश था। रावत ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद से लेकर अब भाजपा शराब जिहाद और धन जिहाद पर आ गई है। केदारनाथ से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक ऐसा देखा गया कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री नोट बांटते पकड़े गए हैं।
अडानी को लेकर अमेरिका सरकार द्वारा जारी खुलासे को लेकर उन्होंने यह वित्तीय अनियमितता का मामला है, देश के कानून के तहत इसकी भी जांच होनी चाहिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद से अब शराब जिहाद और पैसा जिहाद में उसके सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ जी से लेकर के महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में तो उनके राष्ट्रीय महामंत्री जो है पैसा भारती में पकड़े गए, और केदारनाथ के अंदर मनोज तिवारी जी साक्षी हैं, लोगों ने बहुत बड़ी खेप पकड़ी उनकी शराब की और मुकदमा दर्ज हुआ है भाजपा के लोगों पर। और सरकारी मशीनरी का उपयोग, पहली बार मैंने देखा कि पुलिस जिसको इस तरीके की शराब इत्यादि के बंटवारे को बांटने को रोकना चाहिए था, उनको माध्यम बनाया गया। पुलिस की गाड़ियों में शराब बंटवाई भिजवाई गई। अब इससे लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ी भारी चोट है और इलेक्शन कमीशन का पूरा मजाक है वहां से। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक गुस्सा मैंने देखा लोगों का, गांव में जो है लोग सरकार को दंडित करना चाहते हैं। लोग बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान हैं और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम बद्रीनाथ जी और मंगलौर में जीते, लेकिन उस जीत के कारक कुछ और थे। लेकिन श्री केदारनाथ जी में हमारी जीत का कारक जो है, मैं समझता हूँ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त लोग हमारी मदद करें। सेबी भी उसकी बचाव में है, हैंड इन ग्लोव है। जो नियंत्रक है वही जो है भक्षक बन करके खड़ी दिखाई दे रही है संस्था। और दूसरी तरफ अडानी जी की संपत्ति जिस तरीके से बढ़ी है, बिना खुले सरकारी संरक्षण से बढ़ी है और उनके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के मामले कई जगहों से उठ रहे हैं, कई देशों में उठे हैं। अब अमेरिका में तो इस समय इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत में भी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम तो इंडिया के, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी क्राइम है ना सर। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको ये कह करके नहीं टाला जा सकता है कि तब वो तो विपक्ष के राज्यों में भी काम करते हैं। एक इन्वेस्टर है, यदि किसी भी में टेंडर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको हक है। हम उसके हक को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन वित्तीय अनियमितताएं हैं उन पर। वो वित्तीय अनियमितताएं कांग्रेस शासित राज्यों में हो या जो है विपक्ष शासित राज्यों में हो या भाजपा शासित राज्यों में हो, दोनों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल हाईवे 109 पर क्वारब के पास लगातार पहाड़ियां दरकने और पत्थर गिरने से यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी को लेकर आपको बता दें कि सर्वदलीय संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में समिति ने ज्ञापन सौंपकर मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने की मांग। समिति ने प्रभावित स्थल पर वैली ब्रिज का निर्माण कराने का भी सुझाव दिया गया है। साथ ही पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए नदी किनारे पगडंडी का निर्माण और चौसली काकड़ी घाट मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के रूप में सुधारने की मांग की गई है। जिलाधिकारी को सर्वदलीय समिति के तहत जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दा है क्वारब पुल को लेके, उसको लेके एक ज्ञापन दिया और उसमें हमारी मांग है कि एक तो तत्काल जो भारत सरकार से पैसा स्वीकृत हुआ है उसमें तत्काल टेंडर करा के उसका स्थायी समाधान किया जाए, और दूसरा
जो हमारा डोबा चौसली मोटर मार्ग है 6 किलोमीटर का, उसका 4 करोड़ 68 लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है, लेकिन लगभग 6 माह से उसके टेंडर नहीं हो पा रहे, जिस वजह से वो पूरा मोटर मार्ग बाधित हो रहा है। तत्काल टेंडर करके उस मोटर मार्ग को नियमित किया जाए। आज जो हमारे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, हमारे जो यात्रीगण प्रभावित हो रहे हैं, पर्यटक प्रभावित हो रहे हैं, जो मनमाना किराया टैक्सी द्वारा, बसों द्वारा लिया जा रहा है, एक निश्चित किया जाए कि कितना किराया हो करके। इन सारी चीज़ों को लेकर सर्वदलीय समिति के तहत हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि इसको तत्काल व्यवस्थित किया जाए करके। उत्तराखंड में जमींदारी विनाश व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 के तहत बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि, बागवानी, उद्योग, पर्यटन आदि व्यवसायिक गतिविधि के लिए 250 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि को खरीदने के 391 प्रकरणों के समक्ष जिला प्रशासन के द्वारा 281 लोगों को नोटिस जारी करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इससे कहीं न कहीं जमींदारी विनाश व्यवस्था अधिनियम को लेकर लोगों के अंदर भी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। अधिकारी के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर गलत तरीके से भू कानून में छूट देने का आरोप लगाया है, जिसके कारण यहां भूमाफिया सक्रिय हुए हैं। कल मेरे द्वारा शेरगांव और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। यह शिकायत आई थी कि वहाँ पे ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा हो रहा है। तो वहाँ जांच के उपरांत रास्ते में पाया गया कि एक जीवन रक्षा हॉस्पिटल है जो पीठ वाली गली, जमानपुर, सेलाकुई, देहरादून में है। यद्यपि उस अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन था, लेकिन जिन डॉक्टरों का उसमें उल्लेख था मौके पर कोई नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त उसमें ढेर सारी अनियमितता पाई गई है। उदाहरण के लिए कि मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ था वहाँ पर, जो उन्होंने माइनर रोटी दिखाई थी, इतनी गंदी थी कि अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो जो मरीज है उसको इन्फेक्शन की संभावनाएं काफ़ी रहेंगी। कुछ दवाइयाँ थी जो एक्सपायर हो गई थी, उनका भी काफ़ी ढेर लगा हुआ था, जो वर्ष 2022 से एक्सपायर है, वहाँ पर रखी हुई थी। जो उनके प्रतिनिधि थे अस्पताल के डॉक्टर कुर्बान आलम, तो यह नहीं बता पाए कि इतने वर्ष से 2 साल से दवाई यहाँ पे क्यों रखी है। तो संभावना है कि कभी ना कभी उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो मेरे द्वारा कहा गया है कि तत्काल कार्रवाई इस पर की जाए और जो क्षेत्र के एसडीएम हैं और सीएमओ साहब हैं हमारे जिले के, उनको आदेश दिया जा रहा है कि इस अस्पताल को तत्काल बंद करेंगे और जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो कमियां पाई गई हैं, जब तक उनका निराकरण नहीं हो जाता तब तक इस अस्पताल को चलने ना दिया जाए। से अधिक खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं लगातार देखने में आ रहा है कि भू माफियाओं द्वारा जो है बगीचे के बगीचे काट दिए जाते हैं और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगती है। देखिए, राज्य में भू कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं, 2018 में भाजपा सरकार ने भू कानून में जो संशोधन किए, उसके बाद तो जमीनों की लूट की खुली छूट भू माफियाओं को मिल गई और उद्योग के नाम पर जो जमीनें खरीदी गई, वहां उद्योग छोड़िए आप दूर दूर तक जो है कोई विकास का काम नजर नहीं आएगा। केवल जमीनें बेचने के, जमीनों की बंदरबाट करने के लिए ये संशोधन किए गए थे। अब जनता की समझ में आ रहा है, इसीलिए कड़े भू कानून की मांग हो रही है। और जिन कार्रवाइयों की बात सरकार कर रही है, वो कार्रवाइयां किस पे हो रही है आप बताए ना। छोटे मोटे गरीब पर कार्रवाई करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? अगर कार्रवाई करनी है तो उन बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों पर कीजिए जिन्होंने विकास के नाम पर जमीनों की बंदरबाट तो करवा ली, लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन से जमीनें ली थी, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आखिर ऐसे लोगों को किसकी सह है, किसके संरक्षण में वो लगातार भू कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और कब इस राज्य में कड़ा भू कानून लागू होगा, ये भी राज्य की जनता देखना चाहती है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राशन डीलर्स की समस्याओं को लेकर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को डीलर्स और अधिकारियों के साथ बैठक की। देहरादून स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के राष्ट्रीय खेल सचिवालय में आपको बता दें कि हुई बैठक में मंत्री ने राशन डीलर्स एसोसिएशन की समस्याओं को सुना।
साथ ही अधिकारियों को राशन डीलर्स की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सस्ता गल्ला दुकान विक्रेता लाइसेंस में 33% का आरक्षण दिया जाएगा और जल्द ही महिला सस्ता गल्ला दुकान विक्रेताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो उन्हें राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की धनराशि के साथ में है। भारत सरकार से लगातार जो है पत्राचार भी हो रहा है। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी को बताया भी जा रहा है और उनकी ओर से आश्वासन है कि वे जल्द इस भुगतान को भी वो देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जो हमारा ये वीट बेस्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के तहत जो गेहूं और चावल जा रहा है उसके भी लाभांश और भाड़े के भुगतान के संदर्भ में विषय निकल कर आया था, जिसको लेकर दोनों विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि संबंधित डीपीओज और संबंधित डीएसओ जनपदों के उनके वर्चुअली मीटिंग लेते हुए आखिरकार कहां और किस प्रकार की दिक्कत है तो उसका समाधान निकाल लिया जाए। ये विभाग को निर्देशित, दोनों विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। राशन डीलरों की एक और विषय था कि यदि हम जब ऑनलाइन राशन वितरण कर रहे हैं और हमारे कार्ड यदि 100 कार्ड है और हम 100 लोगों को राशन वितरित कर चुके हैं तो हमारे ऊपर कंपलसरी दुकान खोले जाने का जो है वो दबाव ना बनाया जाए, ये उनकी ओर से एक इच्छा और अपेक्षा थी। तो जिस पर हमने उनको ये जरूर कहा है कि चूंकि यदि वो 100% राशन का भुगतान कर चुके हैं हमारे लाभार्थियों को, तो निश्चित रूप से हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी, चाहे वो डीएसओ हो, पूर्ति निरीक्षक हो, छापामारी का जब कार्य करते हैं या दुकान खोले जाने के लिए दबाव बनाते हैं तो अनावश्यक दबाव ना बनाए। ये एक इंस्ट्रक्शन विभाग की ओर से चला जाएगा, लेकिन इसी शर्त के साथ में कि उन्होंने सारा राशन जो है वो 100% वितरित कर दिया हो तो दबाव ना बनाए। ये भी आज एक इंस्ट्रक्शन। कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य सिर्फ नेताओं और आईएएस अधिकारियों के विकास के लिए बना है। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, राज्य की जनता और युवाओं के साथ छल कपट करने का काम राज्य सरकारों ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी ने मिलकर युवाओं के साथ छलावा ही किया है। आगे उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कैंप कार्यालय के नाम पर देहरादून बैठते हैं। पौड़ी में आपको बता दें कि पौड़ी में भी जारी हुआ, पौड़ी में मैंने खुद जारी किया था, कैंप कार्यालय समाप्त कर दिया जाएगा। जब मैं तिवारी जी की सरकार में मिनिस्टर था, लेकिन कोई भी अधिकारी पौड़ी बैठने को तैयार नहीं होता है, ये दुर्भाग्य की बात है। एक चीज बता दूं, पौड़ी कमिश्नर ही है। आज तक पौड़ी में आप जो है कमिश्नर को हर बार, हर सरकार, मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, वीर बहादुर सिंह, तिवारी जी, जो सरकार रही हो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में, कि नहीं जियो जारी होता है कि साहब पौड़ी में कमिश्नर हेडक्वार्टर में अधिकारी बैठेंगे। आज तक तो कोई बैठा नहीं। आप मुझे बता दो ना, ये सुभाष कुमार थे जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, कविराज सिंह नेगी डीआईजी थे, सुभाष कुमार जरूर थोड़ा दिनों बैठते थे वहां पौड़ी में। इसके अलावा कोई कमिश्नर पौड़ी नहीं बैठता, कोई डीआईजी पौड़ी नहीं बैठता। जब आप मंडल मुख्यालय पौड़ी में सारे अधिकारी देहरादून बैठते हैं, कैंप कार्यालय के नाम पर देहरादून बैठते हैं। कई बार जियो जारी हुए, मैंने खुद जियो जारी करा एक बार, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तिवारी टाइम पे, कि कैंप कार्यालय खत्म कर दिए जाएंगे देहरादून में, फिर वहीं के वहीं ढाके 3 पात। ये मैं सोचता हूँ कि जब लोगों की मनसा ही नहीं है, सही मायने में तो ये प्रदेश हमने नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए बना दिया। पहले 14-15 आईएएस अफसर इस प्रदेश चलाते थे, 22 एमएलए थे, अब 70 एमएलए हो। पहले 2-3 मिनिस्टर होते थे उत्तर प्रदेश में,
आज 12-14 मिनिस्टर हो गए। तो ये प्रदेश हमने प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए नहीं बनाया है। ये प्रदेश हमने आज हंसा दानाई, बलवंत चौहान, भाई राजेश बेंजवाल जिन्होंने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी, चाहे मसूरी कांड हो, चाहे सुरेंद्र कांड हो, श्रीनगर सुरेंद्र कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि हमने इसके लिए बनाया कि नेताओं के लिए बना दिया। क्योंकि यहाँ जो जिसको ग्राम प्रधान होना था वो यहाँ मंत्री बन गया, अब इसलिए बना दिया। IAS 120 का काटर IAS अफसर का हो गया, IFS का हो गया, IPS का हो गया, PCS का 200-250 से अधिक काडर हो गया। तो ये सही मायने में हम इस प्रदेश को जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में ये प्रदेश जा ही नहीं रहा। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूलों में किए जा रहे नवाचारी प्रयासों और सफलता की कहानियों को अन्य स्कूलों के माध्यम से साझा कर प्रेरणा देने के लिए राजधानी देहरादून के शिक्षा विभाग परिसर में विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस बात पर उत्तराखंड की DG शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि विद्यालयों के नेतृत्व में नवाचार और प्रभावी विद्यालयों के संदर्भ में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के स्कूलों ने भी इस सेमिनार में प्रतिभाग किया है और विभिन्न राज्यों के स्कूल के टीचर और प्राचार्यों के साथ उत्तराखंड के छात्र और टीचर भी आए हैं जो अपने किए गए इनोवेशन पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप और नेपा के संयुक्त तत्वाधान में 20 से 22 नवंबर तक हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है विद्यालय नेतृत्व में नवाचार, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में। तो कल इसका उद्घाटन जो है हमारे सचिव विद्यालय शिक्षा द्वारा किया गया है और ये 3 दिन तक चलेगी। बेसिकली इसमें जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। विभिन्न राज्यों से स्कूल्स के प्रिंसिपल्स यहाँ पे आए हैं और टीचर्स भी आए हैं और हमारे स्टेट से भी सभी जनपदों के टीचर्स यहाँ पे आए हैं और उनके द्वारा जो इनोवेशंस किए गए हैं जनपद स्टेट्स के द्वारा उस पर चर्चा की जा रही है। तो इसमें विभिन्न सत्र आयोजित किए जा रहे हैं और कल इसका समापन सत्र जो है किया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस भी केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि जीत कांग्रेस की ऐतिहासिक होगी क्योंकि यह केदारनाथ के स्वाभिमान की लड़ाई थी जिसे वहां की जनता ने लड़ा और वहां की जनता पूछ रही है कि केदारनाथ का सोना और चांदी कहां चला गया। केदारनाथ धाम पौराणिक मान्यताओं में अपने आप में एक है, लेकिन उसी की कॉपी बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी कहीं न कहीं उस धाम की महत्ता को कम करने का प्रयास कर रही है, यह भी जनता समझ चुकी है। 23 तारीख को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और जीत कांग्रेस की ऐतिहासिक होगी। दावा भी किया है कि इस बार जो है केदारनाथ में जीत जो है वो ऐतिहासिक होने वाली है। साथ ही साथ अगर वहाँ पर विकास की बात करें तो जो है भाजपा ने ही वहाँ पर केदारपुरी का विकास किया है। देखिए, बिल्कुल मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो जीत है वो ऐतिहासिक होगी और वो ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की होगी क्योंकि ये केदारनाथ धाम के स्वाभिमान की लड़ाई है जिसे वहां की जनता ने लड़ा है। जनता उनसे पूछ रही है कि भाई हमारे केदारनाथ बाबा के धाम का सोना कहाँ चला गया, चांदी कहाँ चली गई और केदारनाथ धाम जिसका एक स्वरूप है, जो एक मान्यता पुराणों में जिसकी मान्यता है, आप उस धाम की कॉपी कहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आप उस धाम की महत्ता को कम करने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं ये भी जनता समझ चुकी है और बिल्कुल ऐतिहासिक जीत होगी और ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।